Hello students, in the this is history chapter number 2 lecture 3. In the last lecture we had discussed about the battle of Plassey, British conquest of Bengal, and you can say Anglo-French rivalry. In today's lecture we will see the battle of Buxar. The battle of Buxar. Okay, so what was the battle of Buxar? Actually this battle of Buxar was fought in 1764, and in this battle of Buxar, this battle was fought between the English forces and the combined forces of Mir Qasim, Nawab of Awadh, Sujaud Dawla and the Mughal Emperor Shah Alam II. दिस पर्टिकुलर बैटल में क्या हुआ था कि जो बक्सर एक जगह पे है करंट सिचुएशन में, वो बक्सर बिहार में एक ज़िले का नाम है। उस प्लेस पे ये वार हुई थी। उस टाइम पे ये बक्सर ज़िला आपके बंगाल में था, करंट सिचुएशन में ये आपके बिहार में है। ठीक है, तो उस समय एक तरफ इंग्लिश फोर्सेस थी और दूसरी तरफ से मीर कासिम की फोर्स, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड थी। ये तीन लोग एक तरफ से फाइट कर रहे थे और दूसरी तरफ से केवल ब्रिटिश फोर्सेस ही थी। ठीक है, इस बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या कि इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड मीर कासिम एंड हिज कंबाइंड आर्मी, और इंग्लिश फोर्सेस ने मीर कासिम और उनकी जो कंबाइंड मतलब जो पूरी आर्मी ग्रुप में थी उसको उन्होंने हरा दिया। ठीक है, जब इस बैटल में उन्होंने हरा दिया इसको, ब्रिटिशर्स ने इनको, तो एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी क्या साइन हुई, पहले देखते हैं कि बैटल के बाद आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर वॉज अगेन प्लेस्ड एट दी नवाब्स पोजीशन, की जो मीर जाफर था उसको फिर से नवाब बना दिया गया। बट आफ्टर दिस बैटल ऑफ बक्सर एक ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, हिंदी में हम समझौता बोलते हैं कि एक समझौता साइन हुआ और उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दिस पर्टिकुलर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1764, 1764, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी इंडिया की हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में और भी दूसरे रिस्पेक्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी। इस ट्रीटी में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसने होल पूरे इंडिया की और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर का तरीका था, मुगल गवर्नमेंट के जो पूरा सिस्टम था, उसको बहुत हद तक बदल दिया। तो ये जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी, ये ट्रीटी आपकी जो है ये साइन की गई थी बिटवीन सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड एंड क्लाइव। क्लाइव आपको पता है, रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में सेटअप करने में। तो तीन लोग थे, सुजाउद्दौला, देन शाह आलम सेकंड हु वाज द मुगल एम्परर, एंड क्लाइव। अब इस ट्रीटी में क्या क्या चीज़ें थी वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लुक एट दिस वन। द कंपनी गॉट दीवानी ऑफ बंगाल फ्रॉम मुगल एम्परर, की कंपनी को वहाँ बंगाल की दीवानी मिल गई। अभी हम आगे थोड़ा लेक्चर में जाके डिस्कस करेंगे कि दीवानी मिलने का क्या मतलब था। द नवाब ऑफ अवध मेड पे फाइन ऑफ ₹50 लाख फॉर वॉर डैमेजेस। ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो ये वॉर हुई है बैटल ऑफ बक्सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, नवाब के अवध की है। तो उन्होंने कहा युद्ध में जिस जो वॉर हुई है इसमें जो हमको लॉसेस हुए हैं, दैट लॉसेस हैज़ टू बी पेड बाई नवाब ऑफ अवध एंड दैट टाइम इट वाज 50 लाख रुपीज। आप ये भी बोलोगे 50 लाख तो बहुत कम होता है, बट बेटा दिस पर्टिकुलर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1765, आज से करीब 250 ईयर्स पहले। तो 250 ईयर्स पहले इस ट्रीटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया क्या, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम इन बंगाल विच लास्टेड अप टू 1772। डुअल मीन्स होता है डबल गवर्नमेंट। सो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, 1765 में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम ले आए। और डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज डुअल गवर्नमेंट। वी विल ऑल्सो सी हियर दीवानी, निजामत। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल 1765 to 17
1772। अगेन आई एम सेइंग डुअल मीन्स होता है डबल, गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार। इसका मतलब है कि बंगाल में जैसा आप लोगों को पहले पता होगा कि जब किंग वाला सिस्टम होता था, व्हेन देयर वाज अ सिस्टम ऑफ द किंग, देन इट द किंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल गवर्नमेंट। होल गवर्नमेंट मीन्स he was able to pay tax, he was able to collect taxes, he was responsible for the army, he was responsible for the agriculture, he was responsible for everything that was there. But under the dual system some responsibilities were given were taken care by company, and the some responsibilities were taken care by the Nawab of Bengal. Let's see this dual system of dual government. First one, dual government of Bengal was system of government was established by रॉबर्ट क्लाइव फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसको देख चुके हैं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन द एक्चुअल पावर। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी असली ताकत उसके हाथ में, कैसे, वेयर एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंटरेस्टेड टू द नवाब ऑफ बंगाल। इसमें सिस्टम में हुआ क्या, डुअल गवर्नमेंट के सिस्टम में, दैट द रेवेन्यू और द टैक्स मीन्स जितने भी बंगाल में बिजनेसेस थे उनसे जो टैक्स मिलना था, जो मनी कलेक्शन होता था, दैट मनी वाज कलेक्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो नवाब था उसकी जिम्मेदारी ये थी दैट ही विल टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पुलिस की जिम्मेदारी, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, या और जितने भी जिम्मेदारी होती थी वो सब नवाब को देखनी होती थी। और पैसे का जो कलेक्शन होता था दैट वाज कलेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। आप ये बोलोगे कि सर इसमें लॉस क्या है, बेटा लॉस ये है कि कंपनी सारा पैसा अपने पास रख लेती थी और वो जो नवाब था उससे बहुत ही कम रेवेन्यू वो शेयर करती थी। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जो पुलिस से आप जो इनको जिम्मेदार, उन सबको जो सैलरी होती थी वो पूरा पैसा नवाब को अपने रिसोर्सेज से देना पड़ता था। दैट्स वाई द सिचुएशन वॉज वेरी हार्ड। ओके, now come to the third. Under this dual system of governance, governance means ruling, शासन के इस तरीके में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्वायर्ड मीन्स हो गया गेट, प्राप्त करना, बोथ दी फंक्शंस ऑफ दीवानी एंड निजामत ऑफ बंगाल। इनको दीवानी और निजामत दोनों मिल गई। अब दीवानी में क्या था, रेवेन्यू एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रेवेन्यू कि जो भी टैक्स आता था वो ये उसको लेते थे, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे, छोटे नहीं बड़े बड़े अधिकारी होते थे, उनको अपॉइंट करने की जो पावर्स थी, सच एज करंट सिचुएशन में यू कैन से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी। सो जो बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते थे उनको अपॉइंट करने की जो पावर थी वो आपकी आ गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। आफ्टर दिस सेकंड थिंग इज निजामत, ठीक है। वैसे निजाम वर्ड का मतलब होता है रूल, तो निजामत में मतलब क्या था, पुलिस एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। इनके पास जो पुलिस में मेन अधिकारी होते थे वो, और जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन था, कौन सा क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, वो सारी जिम्मेदारी भी इन्होंने ले ली थी, जस्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग। डू नॉट, यहाँ पे आप ये गलत फहमी मत पालिएगा कि पुलिस और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में सारे पुलिस वाले कंपनी की जिम्मेदारी थी, नहीं। दे समहाउ, जैसे अभी करंट सिचुएशन में वी यू कैन सी, सपोज दैट हु इज द हेड ऑफिसर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, एसपी, ओके, एसपी होता है। तो इसमें जितने भी पुलिसिंग में उसमें जो मेन अधिकारी होते थे, जो पूरा चार्ज देखते थे, वो सारे को अपॉइंट करने का, उनसे जो पावर्स, वो सब किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, कंपनी के प्रति, ठीक है। और इसी वजह से जो नवाब था ही ऑलमोस्ट हैड नो पावर, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी। देन दीवानी किससे ली गई थी, दीवानी जो रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था ये मिली थी कंपनी को मुगल एम्परर शाह आलम टू से, एंड निजामत वाज गॉटन बाय नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। उस समय मुगल एम्परर कौन थे, शाह आलम सेकंड, एंड नवाब ऑफ बंगाल अभी आप देख चुके हैं पीछे स्लाइड में, वो मीर जाफर, ओके। लास्ट में एज द दीवान द कंपनी वाज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट रेवेन्यूज ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस में होता है स्टेट, स्टेट का मतलब बेटा जैसे इंडिया एक कंट्री है, उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्टेट है, स्टेट प्रोविंस एक थोड़ा ओल्ड नेम है स्टेट का। तो जब
व्हेन द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स, तो उसको ये मिल गया कि वो सारे रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, वाइल थ्रू द राइट ऑफ टू नॉमिनेट द डेप्यूटी सूबेदार की, डेप्यूटी सूबेदार की पोस्ट होती थी उनके पास, वो जो है जो निजामत होता था, जो पुलिस और क्रिमिनल को कंट्रोल करते थे, ठीक है, वो जो है, और उनके पास बहुत सारी जुडिशियल पावर्स भी आ गई थी। डिप्टी सूबेदार, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि बहुत से जो छोटे लेवल के पुलिस में जो ऑफिसर्स होते थे या जो सिपाही होते थे, उनको ये नहीं देखते थे, इसे बड़े बड़े पोस्ट पे इन्होंने कंट्रोल किया था, जिससे ये पूरे उस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में कर सकें।